वास्तु शास्त्र के अनुसार जो उत्तर दिशा होती है वो लक्ष्मी प्रदान करती है, दक्षिण दिशा होती है वो यमराज की दिशा होती है जो क्षय करती है। उत्तर वाले लोगों को जब दक्षिणायन चलता है, दक्षिण में जब सूरज रहता है तो उनको हीट लाइट मिलना मुश्किल हो जाता है। और जब तक मन की शांति नहीं है, जब आप जैसे उग्र प्रकाश और उष्मा में रहते हो, मन विचलित हो जाता है, शरीर एग्जॉस्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पर फ्रेश रहता है, तरोताजा रहता है और मन भी रिलैक्स रहता है। और ध्यान में रखिए, जब तक आपका मन स्टेबल नहीं है, आनंद में नहीं है, स्थिर नहीं है, तब तक आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाते। आपने लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्रेन, हार्ट, इन पर प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। एंड डेंस एटमॉस्फेयर होने की वजह से क्या है ना कि सूरज की हार्मफुल रेज जो है वो जमीन तक पहुंच नहीं पाती, सिर्फ हीलिंग रेज ही पहुंचती है। नमस्कार, रूट्स, थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र पर। ऐसे होता है ना कि हम किसी के घर में जाते हैं, घर भले ही छोटा होता है, उतना सुशोभीकरण नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी उस घर में बड़ा अच्छा लगता है। एक सात्विक वातावरण उस घर में होता है, एक आनंद का एहसास उस घर में होता है। लेकिन ऐसे भी होता है, कहीं कहीं महलों जैसा घर होता है, बड़ा सुंदर होता है, लेकिन उस घर में दुख होता है, उस घर में जाके हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये होता है, ऐसे होता है। हर एक घर का एक आभा मंडल होता है, एक ऊर्जा होती है, और ये जो ऊर्जा होती है ये उस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन के हर एक एस्पेक्ट पे अपना इफेक्ट डालती है। तो ये जो ऊर्जा है, इसके बारे में जो विज्ञान बोलता है, इसको बोलते हैं वास्तुशास्त्र। आज इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए, इस विषय की हमें गहराई से जानकारी देने के लिए हमारे साथ है जयंत भोड़े जी। जयंत भोड़े जी महाराष्ट्र के नासिक जिले से है। वो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सीनियर प्रशिक्षक है तथा वो सिविल इंजीनियर है, और वो ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, कंसल्टेशंस भी देते हैं। तो आज हम जयंत भोड़े जी से बात करते हैं। मुझे विश्वास है आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करोगे। इस एपिसोड में आपको ऐसी कुछ जानकारी मिलेगी, वो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ज़रूर ही अपने जीवन में फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजॉय द शो। नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर जब भी महाराष्ट्र के कोई लोग हमारे यहाँ आते हैं, और जब भी अगर आर्ट ऑफ लिविंग के कोई लोग आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर जब आप आते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के लोग। जी, गुरुदेव की कृपा है, उनसे जो मिला है बस बांटे और कुछ नहीं। यस सर। सर आज हम वास्तुशास्त्र के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम शूटिंग के पहले डिस्कस कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया हमारा ये फरीदाबाद का जो रेसिडेंस है, इसका जो मेन गेट है ये पूर्व मध्य में है, पूर्व दिशा में, जैसे कि आपने देखा होगा। और मुझे लगता है क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य प्रकाश आता है, सूर्य एक सात्विकता का, एक ऊर्जा का प्लैनेट है, ऊर्जा की दिशा को वो दर्शाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस दिन से हम इस घर में आए हैं ना सर, तो एक अलग सी अपॉर्चुनिटीज जीवन में आ रही है। हमारे खान पान में एक अच्छा बदलाव हुआ है, हमारी हेल्थ में एक अच्छा बदलाव हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है ये दिशा, ये घर का जो माहौल होता है, घर का जो स्ट्रक्चर होता है, वो सच में हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट को ड्राइव करता है। तो और यही जो विज्ञान है जो ये इसके बारे में बोलता है, इसको हम वास्तुशास्त्र बोलते हैं। तो आप सबसे पहले हमें बताइए वास्तुशास्त्र क्या है? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। एक बात बताना चाहें कि दो चीजें आपने इसमें बताई है, एक शास्त्र का है, दूसरा विज्ञान का है। यस। तो विज्ञान माने क्या? किसी भी चीज के अति सूक्ष्म स्तर पर ज्ञान प्राप्त करना, वो विज्ञान है। जैसे कोई हम पदार्थ विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स ना, तो कोई सब्सटेंस है, उसका बिल्कुल छोटे छोटे कण पर उसके जो आणविक रचना है उस पर भी हम जब पढ़ते हैं, संशोधन करते हैं, उसको विज्ञान कहा जाता है। और शास्त्र माने उसके उपयोग में लाने की विधा जो है वो शास्त्र है, राइट। तो वास्तु विज्ञान भी है और वास्तु शास्त्र भी है ना। तो हम जहां रहते हैं, सिर्फ रहने की बात नहीं,
तो जहां जहां कोई प्रक्रिया होती है, हम घटते हैं, रहते हैं, रुकते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, जो भी स्थान हम ग्रहण करते हैं, उस स्थान के ऊर्जा की अवस्था को जानना, गहराई में जानना, और हमारी जरूरतों को जानना, हमारे उद्देश्य को जानना, और उनको एक दूसरे के साथ अच्छे से एक तालमेल के साथ सेट करना, है ना। तो जानना है विज्ञान, और तालमेल के साथ सेट करना और उसको यूजफुल, एप्लीकेबल और यूजफुल बनाना, यह है शास्त्र। तो जैसे हम जानते हैं कि इस सृष्टि का हर एक कण, जीवित या मृत, जो भी कण है, हर एक कण ऊर्जा को खींचता है, ग्रहण करता है, उससे इंटरेक्ट करता है, उसको बाहर फेंकता भी है। मृत भी या आप सोचो, कोई मिट्टी का कण है, हाँ, वो भी ठंडा गर्म होता है, ये लकड़ी भी ठंडी गर्म होती है, कपड़ा भी ठंडा गर्म होता है, ये प्लास्टिक भी ठंडा गर्म होता है, चमड़ी भी ठंडी गर्म होती है कि नहीं। मतलब हर एक कण जो है ना, ऊर्जा को लेता है, अपने अंदर रोकता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है और बाहर फेंकता भी है ना। तो ऐसा है कि जो ऊर्जा जिस स्वरूप में उपलब्ध है उसको लेता है और अपने साथ इंटरेक्ट करके उसका फॉर्म बदलता है, स्वरूप बदलता है, उस स्वरूप में बाहर फेंकता है। मतलब ये हुआ कि हर एक आसपास की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो है, एक दूसरे को प्रभावित कर रही है अपने ऊर्जा स्वरूप से। ऊर्जा तो ऊर्जा है, लेकिन हर एक के साथ इंटरेक्ट करके उसका स्वरूप बदलता है। जैसे आपने और एक बात पूछी कि यहाँ का आपका फरीदाबाद का घर जो है वो पूर्वमुखी है, पूर्व के मध्य में उसका एंट्रेंस है, तो आपको यहाँ आने के बाद में कई तरह के लाभ हुए, आपने गिन दिए सभी, राइट। तो बात ऐसे है ना कि बात यहाँ पर दिशाओं की आती है। तो दिशा क्या है? हम आमतौर पर दिशा ऐसे तय करते हैं कि पृथ्वी पर जब है किसी एक प्लेस में, तो उसके पूरब से सूर्य हमको निकलते हुए दिखता है और पश्चिम में अस्त होता है, राइट। तो बार बार पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, इस ढंग से जब सूरज का ये प्रवास चलते रहता है, जर्नी चलते रहता है, तो पूरब से पश्चिम पर जाने ऊर्जा का बेल्ट सेट हो जाता है और उसका प्रभाव क्षेत्र, हम जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, उसके बाजू में भी, दोनों बाजू में फैलता है, जिसको हम उत्तर दक्षिण कहते हैं। जब पूरब, जहां से सूरज निकलता है उस तरफ हम फेस करके देखते हैं ना, तो राइट साइड में जो है दक्षिण है, लेफ्ट में जो है उत्तर है। ये उसके मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ अपना अस्तित्व रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं, और मूल ऊर्जा स्रोत का जो प्रवाह है वो भी कुछ अपना अस्तित्व रखता है। इन सबका मिलकर कुछ एक ऐसी चीज बनती है जो हमें परिपूर्णत्व के साथ यहाँ पर दिखाई देती है। सिर्फ ऊर्जा स्रोत है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ऊर्जा को किस ढंग से, कहां पर, कैसे, कितना, क्यों, कब उपयोग करें, इसका कोई तालमेल नहीं रहेगा। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ऊर्जा के बिना हो ही नहीं सकते, ऐसा होता है। तो पूरब से आए और पश्चिम में जाए, ये होता है। तो यहाँ पर जो आप कहती हो, तो हम फरीदाबाद जो है वो इक्वेटर से ऊपर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तर गोलार्ध में है, राइट। तो हमको जब उत्तर गोलार्ध में है तो हमको हरदम जो सूरज मिलता है ना हमें, वो दक्षिण से ही मिलता है ना। अब फरीदाबाद जो है थोड़ा सा सेमी इसमें आता है, अपना एक ट्रॉपिकल पोर्शन है, दूसरा सेमी ट्रॉपिक्स वाला है, ये सेमी ट्रॉपिक्स में आता है। तो यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप भोपाल से नीचे की तरफ चले जाओ ना, जैसे नीचे वाला एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका कुछ हिस्सा वगैरह, ये सब वहां चले जाओ, तो वहां इक्वेटर के नजदीक आप चले जाते हो, ट्रॉपिकल पोर्शन में आता है, जहां पर की वो जो है ना हीट और लाइट बहुत हार्श होते हैं, है ना। तो वहां गर्मी तो बहुत होती है, लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी यहाँ पर होती है ना। तो हम जब देखते हैं ना कि हमें सिर्फ दक्षिण से ही सूरज मिलता है, तो ऑब्वियसली हमारे वास्तु का दक्षिण जो हिस्सा है, वास्तु माने जहां हम बसते हैं, रहते हैं, किसी भी कारणवश, ये अपना रेसिडेंस हो सकता है, ये अपना शॉप हो सकता है, अपना ऑफिस हो सकता है, अपनी इंडस्ट्री हो सकती है, स्कूल हो सकती है, मंदिर हो सकता है, कुछ भी, है ना। जहां जहां पर कुछ कृति होती है और किसी कंपाउंड से सराउंडेड है या तो दीवारों से बंधा हुआ है, जहां पर एनर्जी पैटर्न्स फिक्स हो चुके हैं, तो वहां पर वो एनर्जी पैटर्न वहां की एक्टिविटी पर अपना प्रभाव डालते हैं, ये देखते हैं। तो हमको दक्षिण से सब कुछ जब मिलता है, हीट एंड लाइट, तो दक्षिण बाजू हमारी गर्म हो जाती है और उत्तर से हमको रिफ्लेक्टेड लाइट और हीट मिलता है, तो कंपैरेटिवली ठंडा रहता है और स्मूथ रहता है। रिफ्लेक्टेड है ना, तो सूदिंग है, हार्श नहीं रहता है। जब आप कड़ी धूप में देखो तो सर दर्द होने लगेगा, आंखें चौंधने लगेंगी, लेकिन इधर देखो तो आपको आराम से कूल लगेगा, मस्त लगेगा,
है ना। तो ये चीज है ना, वो दक्षिण और उत्तर में दोनों में 2 पार्ट में बाइफरकेट कर देती है। और फिर आपने जो बताया कि सूरज सुबह का मिलता है, पूर्व है, तो एक बात और बता दे कि सूर्योदय जो है ना, वो अंधेरा, शांति और सारा वातावरण जो है ना, यहाँ का एटमॉस्फेयर, उसकी घनता के साथ है, एक डेंसिटी के साथ है सुबह में, है ना। ठंडा है ना, तो अंधेरा, शांति और ठंडा इस व्याकरण पर आता है। तो वातावरण की घनता ज्यादा होने से एंड डेंस एटमॉस्फेयर होने की वजह से क्या है ना, कि सूरज की हार्मफुल रेज जो है वो जमीन तक पहुंच नहीं पाती, सिर्फ हीलिंग रेज ही पहुंचती है। और पूरब के द्वार से हम सिर्फ हीलिंग एनर्जी ही लेते हैं। हाँ, और आपका मेन एंट्रेंस, मेन सोर्स है ऊर्जा का, वो जो एंट्रेंस जिसको कहते हैं, जाना आना जहां से चलता रहता है, वो पूरब में है। तो आप उस ऊर्जा को ज्यादा मात्रा में लेते हो, आपके वेंटिलेशन की खिड़की, दरवाजे सब उस दिशा में ज्यादा है, तो ज्यादा मात्रा में आप ले रहे हो, तो हीलिंग एनर्जी ले रहे हैं। तो वहां जो कुछ भी कमी है उसकी पूरी पूर्तता उससे होती है। हाँ, और फिर हीलिंग एनर्जी है तो आपका उत्साह बना रहता है, कोई शरीर में मन में कमी है वो भी रिकवर हो जाती है, और आप एक भरे पूरे और उत्साहवर्धक ऐसी स्थिति में चले जाते हो। सर, आपने एनर्जी की बात की, ऊर्जा की बात की, तो अगर हम ऊर्जा इस कॉन्सेप्ट को देखें तो जो भी यूनिवर्स में है, यूनिवर्स पूरा एक ऊर्जा का जाल है, बोल सकते हैं। मत तो जैसे कि आपने ऐसे भी कहा कि हर एक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो जो एक यूनिवर्सल ऊर्जा है, उसके बाद फिर आती है जहां हम रह रहे हैं, जो हमारा वास्तु है, उसके सराउंडिंग की ऊर्जा। जैसे कि किसी के घर के पास मान लो नदी है, या ट्रैफिक वाला रोड है, या कुछ पुरातन मंदिर है, ऐसे जो भी आजू बाजू में सराउंडिंग में है, इसकी ऊर्जा। और फिर अगर पास वाली ऊर्जा की बात करें तो हमारे घर की ऊर्जा। तो ये जो है हमारे घर की, फिर हमारे सराउंडिंग की, और फिर यूनिवर्स की ऊर्जा, ये हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट को कैसे ड्राइव करती है। देखो, ब्रह्मांड जो है ना, पूरा ऊर्जा से खचाखच भरा हुआ है ना, अबंडेंट ऊर्जा है। जब भी ऊर्जा आती है तो हमारे सराउंडिंग में भी कुछ चीजें हैं, उनसे भी इंटरेक्ट करती है। पेड़ पौधे हैं, आपने से पता है, आजू बाजू में अलग अलग तरह के एक्टिविटीज है। नदी है, अलग कोई घर है, कोई पब्लिक प्लेस है, मंदिर है, ऐसे जो भी है ना। तो इन सबसे इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट करके ये भी इमिट करते ऊर्जा को, हाँ, पुनः प्रक्षेपित करते हैं। इनका प्रभाव हमारे घर पड़ता है। हमारा घर भी डायरेक्ट कॉस्मोस से कुछ ऊर्जा लेता है, और इनके प्रभाव से आई ऊर्जा भी लेता है। माने इन सारी एक्टिविटी से प्रभावित हुई ऊर्जा हमको घेरे हुए है, राइट। और डायरेक्ट आने वाली ऊर्जा कुछ मात्रा में, राइट। तो हम इस प्रदेश में हैं, इस सराउंडिंग में हैं, तो उससे प्रभावित है। फिर हमारा जो घर बना हुआ है ना, घर है या तो शॉप, ऑफिस, कॉम्प्लेक्स, जो भी है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, जो भी है, स्कूल है, तो यहाँ पर ये जो वास्तु बनी है किस मटेरियल से बनी है। हर एक की मटेरियल का एनर्जी कंजम्पशन अलग अलग मात्रा में होता है, रिटेंशन भी अलग अलग है, और एक्सलेशन भी अलग अलग मात्रा में होता है। हर एक का मिनरल कंटेंट अलग अलग है ना, तो अलग अलग होता है। तो वो एक मैटर करता है। दूसरा, साइज शेप भी मैटर करता है, फिर वेंटिलेशन भी मैटर करता है। तो वो जो ऊर्जा है हमारी दीवारें कंज्यूम करती है, हमारे ओपनिंग्स जितने हैं वो ओपनिंग्स भी लेते हैं, है ना। और जिस दिशा से, जिस स्वरूप में, जिस फॉर्म में रहे, उस फॉर्म में लेते हैं। और फिर अपना इंटरनल अरेंजमेंट कैसे है, साइज कैसे है, शेप कैसे है, हाइट कैसे है, वेंटिलेशन कैसे है, वहां पर क्या क्या चीजें रखी हुई है, वहां क्या एक्टिविटी चल रही है, उस एक्टिविटी के लिए किस स्वरूप में ऊर्जा आपको अपेक्षित है, हाँ, इस पर सारा होता है। जैसे आपने पहले ही बोला कि कॉस्मोस से आती है सराउंडिंग में, सराउंडिंग से अफेक्ट होकर फिर इंटरेक्ट करके फिर वास्तु में आते हैं, वास्तु से इंटरेक्ट करके पर्सन तक आती है, पर्सन से पर्पस तक पहुंचती है। तो पर्सन का पर्पस जो है ना, वो पर्पस फुलफिल हो जाए तो पर्सन सेटिस्फाई है। तो वास्तु में जो ऊर्जा जिस फॉर्म में आ रही है वो डायरेक्टली उस पर्पस में अगर सही ढंग से यूज हो तो पर्पस फुलफिल हो, और फिर आदमी भी खुश हो जाए, है ना। इस ढंग से चैनल काम करता है। तो जैसे हमने बताया कि वास्तु जो है अपना, जिस वास्तु में हम है,
वहां पर कितने ओपनिंग्स है, कहाँ से किस ढंग से ऊर्जा आ रही है, उसका मटेरियल कैसे है, मटेरियल किस फॉर्म में वो कंज्यूम कर रहा है, किस फॉर्म में वो इंटरेक्ट करके वहां पर अंदर प्रक्षेपित कर रहा है। हाँ, वो फाइनल स्टेटस होगा ऊर्जा का अंदर का। और फिर हर एक एक्टिविटी को अलग अलग, जैसे हम रेसिडेंस की बात करें ना, तो किचन के लिए अलग फॉर्म में ऊर्जा चाहिए, हमारा हॉल जो है, लिविंग रूम जो है, बैठक, उसके लिए अलग फॉर्म में, बेडरूम के लिए अलग फॉर्म में, स्टडी रूम के लिए, पूजा रूम के लिए, टॉयलेट बाथरूम के लिए, हर एक के लिए अलग अलग। आपकी जिम है घर में, है ना, तो उसमें अलग अलग फॉर्म में, क्योंकि जिम में हमें अलग सी एनर्जी लगती है, पूजा रूम में हमें शांति लगती है। किसी के घर में जाओ, आपने जैसे पहले बताया कि बड़ा घर हो, छोटा घर, महल हो या छोटा घर हो, मैटर नहीं करता है, लेकिन वहां पर ऊर्जा का फॉर्म अगर सही है, अपने लिए सही माने अपने लिए यूजफुल है और वो फ्रूटफुल होता है, हाँ, तो हम उसको अच्छा मानते हैं, वरना नेगेटिव मानते हैं। एनर्जी तो एनर्जी है, लेकिन हमारे लिए जरूरी फॉर्म में है, उसका हमें यूज होता है, तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आपने जैसे कहा कि जहाँ जो जिस टाइप की ऊर्जा होनी चाहिए वो होनी चाहिए, जैसे कि घर में अगर किचन है तो किचन में जो जिस तरह की ऊर्जा चाहिए वो होनी चाहिए, मंदिर है तो मंदिर की जगह पे शांति। तो ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर करे, क्योंकि घर के इस कोने में ऊर्जा मंदिर में जैसी रहनी चाहिए, एक शांति पीसफुल ऐसी है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये ठीक है, सीधा सीधा हमने पहले ही इसका एक जवाब आपको शॉर्टकट में दे दिया, इसको वापस रिपीट करते, इन डिटेल करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना कि एक नॉर्थ पार्ट आपका अभी सी रह है, इसलिए नॉर्थ पार्ट अपना ठंडा है और साउथ जो है थोड़ा कंपैरेटिवली हॉट है, राइट। तो अपने जीवन में है ना, एक अपना भी एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर हार्ड पार्ट से पुष्ट होता है, सॉफ्टवेयर कोल्ड पार्ट से पुष्ट होता है। हार्डवेयर मतलब बॉडी, हाँ, बॉडी है और भी सारे संसाधन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पुष्टि करने वाली जितनी चीजें वो हॉट में आएंगी, क्योंकि 3 चीजें बेस मानी जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक निर्माता है, दूसरा संरक्षण करना है, तो उसको ग्रो करने वाला है, तीसरा है जो उसका परिवर्तन या संहार करने वाला है। तो वैसे हीट जनरेशन का बेस है, लाइट मेंटेनेंस का बेस है, और विंड जो है, हवा जो है, वो परिवर्तन कराते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो हीट लाइट विंड हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। तो हमें साउथ से हीट लाइट ज्यादा मिलता है, तो जो भी पुष्टिकारक घटनाएं हैं अपने जीवन की, हाँ, जो जरूरी है पुष्टिकारक घटनाएं, वो सारी साउथ में होनी चाहिए। और जो एप्लीकेशन बेस है, एप्लीकेशन बेस माने सॉफ्ट स्किल्स, या तो बुद्धि है, अपनी भावना है, विचार है, उनको पुष्ट करने वाले ग्रुप करने चीजें, वो सारी नॉर्थ में होनी चाहिए। मतलब मंदिर में जी, मंदिर है, स्टडी प्लेस है, इंटरेक्शंस है, आपकी सारी जो है डिसीजन मेकिंग है, उस पार्ट में होना चाहिए। जैसे खाना पकाना है, खाना है, सोना है, ये ऑब्वियसली आ जाएगा, स्टोरेज है ना, सारा आ जाएगा साउथ में। और नॉर्थ में आपका स्टडी रूम है, मंदिर है, आपका जिम या तो योगा रूम है, इंटरेक्शन है, आपका बैठक है, हॉल वगैरह जो है, हाँ, ये सारी चीजें नॉर्थ में आ जाएंगी। हाँ, तो नेचर के हिसाब से हम उसका डिवीजन करते हैं ना, घटनाओं के लिए जो एनर्जी फॉर्म चाहिए उसका नेचर और अवेलेबल ऊर्जा का नेचर के हिसाब से अगर कहते हैं तो वो एक हम क्या कहेंगे कि एक बायोलॉजिकल जो बैलेंस है उसके साथ साथ चलेगा तो इजीली हो जाएगा। हम उसमें मारामारी करते हैं तो एक स्ट्रगल हो जाएगा, फिर वो अचीवमेंट जरा मुश्किल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। आप दिशा के बारे में बोले, जैसे कि मंदिर हो, स्टडी रूम हो, हमारा हॉल हो, ड्राइंग रूम हो, ये सब नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ये सब आप दिशा के बारे में आप बोले। आप सबसे पहले बताइए दिशा मतलब क्या? जैसे कि मैंने सुना है वास्तु शास्त्र के अनुसार जो उत्तर दिशा होती है वो लक्ष्मी प्रदान करती है, दक्षिण दिशा होती है वो यमराज की दिशा होती है जो क्षय करती है। तो ये ऐसे किसने डिसाइड किया कि ये दिशा हमें और हम किसने डिसाइड किया ये बोलने से मैं बोलूंगी कि ये किस विज्ञान ने प्रूव किया कि ये दिशा ये देगी? जैसे आपको पहले बताया कि दक्षिण जो है भौतिक पुष्टि के लिए जरूरी है, हीट और लाइट का मेजर सोर्स है अपने प्रदेश में। हाँ, प्रदेश बदले तो ये सारा इक्वेशन बदले। पहले इस चीज को आप पूरा ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए कि प्रदेश बदले तो चीजें बदलेंगी। वास्तुशास्त्र कोई फार्मूला नहीं, और एक अनफॉर्चुनेटली जो है ना आजकल जो ट्रेंड सेट हुआ है, इस दिशा में हो, उस दिशा में हो, यहाँ पर हो, वैसे हो,
और पूरी दुनिया में उसी को चिपका रहे, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो अब हमको बताइए आप कि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब रहते हैं, उत्तर गोलार्ध में जब रहते हैं, तो हमको साउथ से हीट लाइट मिलता है। आप साउथ हेमिस्फीयर जाओ, उनको नॉर्थ से मिलता है। उनकी उत्तर गर्म होगी ज्यादा, हार्श लाइट हीट उनको उत्तर से मिलेगा, ठीक है ना। और जितना आप फिर वो तो सब उल्टा हो जाएगा वहां पे। आपकी दिशाओं के कंसेप्ट से पहले इसको हम क्लियर कर ले तो आपको दिशाओं के कंसेप्ट भी ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगी। जब आप ट्रॉपिकल पोर्शन में हो, इक्वेटर के पास में हो, नॉर्थ ईस्ट में रहो, तो आपको साउथ ज्यादा ही हार्श है ना। आप ज्यादातर हॉट रहोगे, ठंडा वहां कम रहेगा कंपैरेटिवली। लेकिन आप सेमी ट्रॉपिक में आते हो तब ठंडा भी एक्सट्रीम है। हाँ, जब आपका दक्षिणायन चल रहा है तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, जब आपका उत्तरायण चल रहा है तो थोड़ा गर्म ज्यादा हो जाएगा। उत्तर में सूरज आता है, राइट, तो वो हो जाएगा। लेकिन आप सेमी ट्रॉपिक से भी ऊपर चले जाते हो, हाँ, इक्वेटर से कुछ हद तक सूरज ऊपर आता है, पूरा तरह से यानी पोलर सेक्शन तक नहीं जाता है ना। तो ऊपर जब चले जाओगे तब उन लोगों को हीट लाइट मिलना मुश्किल हो जाता है। उत्तर वाले लोगों को जब दक्षिणायन चलता है, दक्षिण में जब सूरज रहता है, तो उनको हीट लाइट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जब उत्तरायण में वहां सूरज उनको मिलता है तो वो भी बड़ी कम मात्रा में मिलता है, तो जितना भी मिलता है लेना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप अगर यूरोपियन आर्किटेक्चर में जाओ तो साउथ में, जो हम यहाँ पर कहते हैं अपने हिंदुस्तान में कहते हैं, या तो ट्रॉपिकल पोर्शन में यानी भोपाल से नीचे वाले हिस्से में जाते हो, तो साउथ को ज्यादा ब्लॉक करिए, हेवी हाइस्ट करिए, क्योंकि साउथ से आने ऊर्जा को स्ट्रक्चर कंज्यूम कर लेगा। वहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाइए, पेड़ उसको कंज्यूम कर लेंगे, तो आपको हार्मफुल जो रेज है सूरज की, उनका ज्यादा गहरा परिणाम नहीं होगा, वो एब्सॉर्ब कर लेंगे और आप बच जाओगे। हाँ, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे आपको ओपनिंग ऐसे भी बोलते हैं ना कि साउथ का प्रकाश और हवा नहीं आनी चाहिए, अगर वो आएंगे तो नहीं, हेल्थ आना चाहिए कुछ मात्रा में। देखिए, घर है तो घर में वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, प्रकाश की भी जरूरत है और उष्मा की भी जरूरत है। तो कुछ मात्रा में तो आना चाहिए, बिल्कुल ब्लॉक मत करिए उसको। हाँ, कुछ मात्रा में आना चाहिए। जब दोपहर में जब सूरज ऊपर उठता है, गर्मी ज्यादा हो जाती है, तब उसको आप बंद कर लीजिए, लेकिन तब तक तो शुरू रखिए। रात के समय तो आपको क्रॉस वेंटिलेशन की जरूरत, तब तो खिड़की खुली होनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ये तो बात गलत है। इस पर हम बाद में और थोड़ा डिटेल बात करेंगे। तो पहले हम बता रहे थे कि सेमी ट्रॉपिक और उसके बाद में ऊपर में पोल की तरफ जाते हैं हम। तो यूरोपियन आर्किटेक्चर में आपको पता चलेगा कि वो लोग साउथ में बड़े बड़े टेरेसेस, बड़े बड़े ओपनिंग्स, वो फ्रेंच विंडो इसको बोलते हैं कि ग्राउंड से फ्लोर से बिल्कुल 1 फीट की दीवार है, बाकी पूरा विंडो ही विंडो है। अच्छा। तो जितना लाइट हीट ले सके उतना पूरा लिया जाए साउथ से। नॉर्थ से तो उनको मिलना ही नहीं, जिंदगी में कभी मिलना नहीं है ना। तो जितना मिल सके उतना लिया जाए, उससे कि उनका जीवन आसान हो जाए, उनकी हेल्थ के लिए, मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, इंटेलेक्चुअल सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वही फार्मूला यूरोपियन आर्किटेक्चर अगर हम हिंदुस्तान में अप्लाई करते हैं तो हम तो सीधा कहेंगे कि अंधश्रद्धा है। यहाँ पर एक्सेस ही हो, उसको रोकना जरूरी है। और आप ट्रॉपिक में चले जाओ, ट्रॉपिकल पोर्शन में, फिर तो वहां और मुश्किल हो जाएगी, भौतिकता ही बढ़ जाएगी। पुष्टि का स्रोत बढ़ेगा, निर्माण का स्रोत बढ़ेगा, कंट्रोल कैसे कर पाओगे और कोलैप्स हो जाओगे। अभी ये आपने सनलाइट के अकॉर्डिंग बताया जी, वो हम मान सकते कि हाँ सनलाइट हमें सही तरीके से जितना चाहिए, जिस समय का चाहिए उतना हमें मिले, और इसका अगर ये मिलता है तो हमारे हेल्थ पे उसके अच्छे और बुरे भी परिणाम हो सकते हैं। जी, जी। ये हम कैसे बोल सकते हैं कि उत्तर की दिशा हमें लक्ष्मी प्रदान करती है? हाँ जी, बिल्कुल सही पूछा आपने। तो बात यह है कि उत्तर जो है ना कूल है, शांत है ना। और जब तक मन की शांति नहीं है, जब आप जैसे उग्र प्रकाश और उष्मा में चले जाते हो, मन विचलित हो जाता है, शरीर एग्जॉस्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पर फ्रेश रहता है, तरोताजा रहता है और मन भी रिलैक्स रहता है। और ध्यान में रखिए, जब तक आपका मन स्टेबल नहीं है, आनंद में नहीं है, स्थिर नहीं है, तब तक आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाते। समझ रहे हो? आप गुस्सा हो, बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं हो, आप डिप्रेशन में हो, बुद्धि का पूरा, आप एक्साइटेड हो, बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं होगा, है ना। तो मन को स्टेबल रखना है, उत्साहपूर्ण रखना है, आनंदपूर्ण रखना है। तो नॉर्थ में जो रिफ्लेक्टेड लाइट हीट आती है ना, वो कंपैरेटिवली कूल होती है, सूदिंग होती है, इंस्पायरिंग होती है।
तो उसकी वजह से वो गुण अपने आप अपने अंदर में पुष्ट होने लगते हैं। और उस वातावरण में बैठकर अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो प्रॉपर सही, क्योंकि बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग होगा और सही निर्णय होगा, और सही निर्णय होने से, सही कृति होने से सही परिणाम भी आएंगे। हाँ, तो प्रॉस्पेरिटी आती है, मतलब सिर्फ धन आता है ये नहीं, सुख भी आता है, रिलेशन भी अच्छे रहते हैं। हाँ, अपने किए हुए कर्मों को जो फल सही आते हैं तो हमारा एक आत्मसम्मान भी बढ़ा रहता है, सेल्फ एस्टीम, जिससे हम बार बार कोई कर्म अच्छे से करना चाहेंगे और अच्छे से उसका उपभोग भी लेंगे, औरों को भी उसका लाभ देंगे, है ना। यही तो प्रॉस्पेरिटी है। तो उग्रता में रहते हुए हम अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन शांति और उसमें रहते हुए हम पूरा उपयोग से कर पाएंगे। इसलिए नॉर्थ उसके लिए प्रॉस्पेरस कहा गया है। ये ऐसे भी बोलते हैं कि आग्नेय जो दिशा होती है जी, आग्नेय मतलब कौन सा कोना साउथ आता है? ईस्ट। हाँ, पूर्व और दक्षिण का। जी। तो बोलते हैं ये आग्नेय अग्नि तत्व से ड्रिवन है। तो अग्नि तत्व हमारे घर में किस रूम में होता है? किचन में जी। तो यहाँ किचन होना चाहिए। तो ये कैसे प्रूव हुआ कि आग्नेय में अग्नि तत्व है या दक्षिण में कोई वायव्य में कौन सा तत्व होगा, ये हमने कैसे प्रूव किया? देखिए, ये सारी आइडियल कंसेप्ट है। जब आपका मकान बंधा हुआ है, आसपास में जगह खाली छूटी है चारों बाजू से, हाँ, और एक सब ठीक ठाक, यानी हम आइडियल जब क्वेश्चन है उसमें कंसेप्ट लगी हुई। हाँ, लेकिन जब आप ग्रुप हाउसिंग में रहते हैं, जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, रो हाउसेस में रहते हैं, या तो ग्रुप चारों बाजू से घर रहते हैं, चारों चार दिशाओं से उनके दरवाजे रहते हैं, तब ये सारी चीजें वहां पर एप्लीकेबल नहीं होती। कुछ मात्रा में होती, कुछ मात्रा में नहीं होती है। एक अग्नि की आपने बात की, तो इसमें जरा एक बात और जोड़ दे कि हमने पहले भी बताया कि जहां जो है उसका हम नेचर के साथ जुड़कर उपयोग करते हैं तो ज्यादा इजी हम अचीवमेंट कर पाते हैं। हाँ, उसके विपरीत जाते हैं तो फिर वो वहां पर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। ऐसे भी है ना, अग्नि की जगह पे पानी डालेंगे तो अग्नि बुझा। हाँ, तो अग्नि तत्व जो है ना, जैसे हमने पहले बताया कि दक्षिण जो है, तो दक्षिण सारा अग्नि ही अग्नि है पूरा। सूरज आग उगलता जा रहा है जब गर्मियां है तो, है ना, अग्नि ही अग्नि है। लेकिन दक्षिण पूरब का जो कोना है उसी को अग्नि दिशा कहा है। तो वहां पर कारण यह है कि वहां पर जिस फॉर्म में ऊर्जा अवेलेबल है ना, वो हमारी रिकवरी के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हाँ, बहुत ही इजी फॉर्म में अवेलेबल है। कैसे? तो जैसे हमने पहले बताया कि सूर्योदय जो है ना, वो शांति, अंधेरा और एक कूलनेस के बैकग्राउंड पर आया है। तो वहां पर उस कोने में साउथ से ही सूरज मिल रहा है हमको, नॉर्थ से तो नहीं मिल रहा है। तो ऊर्जा वहां पर जो मिल रही है सारी हीलिंग फॉर्म में मिल रही है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है ना, उसकी वजह से हार्मफुल रे जमीन पर पहुंच ही नहीं रहे हैं। अपने घर के 3 हिस्से अगर बना दे दक्षिण के, तो दक्षिण पूर्व यानी अग्नि हुआ, मध्य दक्षिण हुआ और दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य हो गया, राइट। तो जो पहला वाला हिस्सा है, तब तक सूरज ज्यादा आग उगलता नहीं है, सुदिंग है। तो वो ऊर्जा आपके जीवन में कुछ निर्माण करने के लिए, बढ़ने के लिए, हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छे फॉर्म में वहां पर है। फिर वो उग्रता बढ़ने जाती है उसकी। जैसे उग्रता बढ़ती जाए वैसे वेदर डेंसिटी कम होती जाती है, हाँ, विरला होता जाता है, फिर हार्मफुल रेज भी पहुंचते हैं। उसके बाद में शाम जो है ना, आप अगर देखो तो सूर्योदय के वक्त और सूर्यास्त के वक्त सूरज का पृथ्वी से एक ही एंगल बनेगा, है ना। लेकिन सूर्यास्त जो है ये उग्रता भरी है, हीट बहुत है, सारा केओस है, सारी पृथ्वी में उथल पुथल मची है ना। कई सारे काम इधर उधर हो रहे हैं, है ना, लोग बात करे जा रहे, कुछ बहुत सारी चीजें घट रही है। उस बैकग्राउंड पर सूर्यास्त है, तो वेदर डेंसिटी कम हो चुकी है, हार्मफुल रेज यहाँ पर आए, लोग थक चुके हैं काम करके, और फिर बाद में सूरज ढल रहा है। उस फॉर्म में, उस स्थिति में फिर सूर्यास्त आता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति में बहुत अंतर है। सूर्योदय की स्थिति जो है ना, वो हीलिंग एनर्जी बहुत देती है, जैसे हमने पहले बताया, एक्सप्लेन किया आपको। इस वजह से उसको अग्नि कहा गया। अग्नि माने सिर्फ आग नहीं है, तो वो अग्नि, यहाँ पर अग्नि का स्वरूप वो माना गया है कि जो हमें पुष्ट करे, हमारे जीवन में हमें परिपूर्णता तक पहुंचाने के लिए मदद करे, वो वाली अग्नि। तो वो हीलिंग फॉर्म में है, तो वहां से हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। और निर्माण का बेस वही ऊर्जा है, जो ऊर्जा कहते हैं हम, अग्नि कहते हैं ना, निर्माण का बेस है, वही ऊर्जा निर्माण का बेस है। अन्न अपने शरीर को और मन को दोनों को पुष्ट करता है, इसलिए अग्नि तत्व हार गए। सिर्फ किचन है, किचन में एक जो फ्लेम जलती है इसकी वजह से अग्नि तत्व, ऐसी बात नहीं है।
तो निर्माण का स्थान है और हीलिंग एनर्जी है। हाँ, तो अन्न भी अपने पुनर्निर्माण का और हीलिंग का ही काम करता है। इस वजह से उस स्थान को वो महत्व दिया गया। अगर हमने ये जो शास्त्र है इसका हम आदर भी करते हैं, अगर हम मानते भी है कि यस ये सच में हमारे जीवन को, हमारे जो वास्तु की ऊर्जा है वो अफेक्ट करती है, हमारे जीवन पे प्रभाव होता है, लेकिन अगर आप आज की दुनिया का देखें, शहर में देखें तो मोस्टली लोग फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट बने बनाए होते हैं, उसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आग्नेय में ही किचन हो या ईशान्य में ही ड्राइंग रूम हो। तो कुछ जैसे कि हम अभी गवर्नमेंट रेसिडेंस में रह रहे हैं, यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो बने बनाए घरों में रहते हैं, वहां अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ वास्तुशास्त्र के अनुसार हम कैसे सब ठीक कर सकते हैं बिना कोई वॉल तोड़े, बिना कुछ खर्चा करे, विदाउट एनी स्ट्रक्चरल, हाँ, है ना, चेंजेस। तो बिल्कुल सही सवाल है आपका। इसलिए इसको शास्त्र भी कहा गया है। शास्त्र अपनी, पहले तो शास्त्र है ना अपनी जरूरत के लिए पैदा हुआ, फिर बाद में उसमें से और उन्नत होते होते अपनी सुविधा तक आके पहुंचा है। तो अगर ये शास्त्र है तो वहां पर भी उसका बैलेंस हमें साधते आना चाहिए, साधना चाहिए बैलेंस। तो जैसे आपने कहा कि ग्रुप हाउस में से अपार्टमेंट्स है, रो हाउसिंग है, जैसे हमने पहले बताया, या तो डुप्लेक्स फ्लैट्स वगैरह है जहाँ पर, तो वहां पर क्या होता है ना, हमारी कोई एक बाजू जो है वो ब्लॉक है दूसरे फ्लैट से, है ना, या तो फिर दोनों बाजू ब्लॉक है, अगड़ा पिछड़ा सिर्फ खुला हुआ है। तो हम ये वहां पर देखें कि वहां पर अपने लिए जो भी सोर्सेस नेचुरली अवेलेबल होने चाहिए वो अवेलेबल हो रहे हैं क्या? अगर हो रहे हैं तो ठीक है। सोर्सेस मतलब हवा, पानी, हीट, लाइट, विंड, मेनली तीन मोटा मोटी तीन सोर्सेस तो आप गिन सकते हो, देख सकते हैं, हर एक व्यक्ति अनुभव भी कर सकता है। ज्यादा डिटेल में जाने के लिए उसको पॉसिबल होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन ये तीन चीजें तो देख भी सकता है, अनुभव भी कर सकता है, उपयोग भी कर सकता है उसका, है ना। तो ये चीजें वहां पर कैसी उपलब्ध है ये देखे, और इन चीजों का बैलेंस आप जितना बढ़िया ले सको उतना अच्छा होगा। आपके घर में बहुत सारे रूम है, पेरिफेरल रूम जो है ना उसमें आपको, जो साइड के रूम है उसमें आपको वेंटिलेशन तो मिल रहा है, लेकिन बीच वाली रूम जो है बड़ी है लेकिन उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, सफोकेशन है। या तो पेरिफेरल रूम भी है, आपने दक्षिण के इसलिए उसके दरवाजे खिड़की पूरा ब्लॉक करके रखे हुए, क्रॉस वेंटिलेशन ही नहीं हो रहा है। तो आपको बताएं, एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट, हमारा एक सर्वे है, करीब 350 रेसिडेंशियल वास्तु का सर्वे करने के बाद में हमको पता चला था, जब हमने सारा हिस्ट्री भी लिए थे उन फ्लैट की, बाद में क्या चेंजेस आए वो भी लिए, उसके बाद में उसका बिल्कुल गहराई में कुछ चीज पता चली। ये किसने किया रिसर्च? हमारे ही इंस्टीट्यूट ने। हमारे बेटे जो है वास्तुशास्त्री, एक बड़े घर है, उन्होंने वास्तुशास्त्र में डॉक्टरेट भी किया, उनका रिसर्च है। तो जब देखा तो ये पता चला कि एक समझो 12 फीट बाय 12 फीट की रूम है, 10 फीट का स्टैंडर्ड हाइट है। ऐसे रूम में फ्रेश एयर लेके अगर 2 एडल्ट सोते हैं, बेडरूम है उनका, सोते हैं, तो वहां की फ्रेश एयर उनको सिर्फ 1.5-2 घंटा तक पुराती है। बाद में जो एक्सहेल कर रहे हैं वही इनहेल कर रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं वही ले रहे हैं, और एक दूसरे का ले रहे हैं, है ना। अपना तो ले रहे हैं, दूसरे का भी ले रहे हैं। दूसरा चाहे जितना प्यारा रहे, जितना ज्ञानी रहे, जितना सुंदर है, जितना बुद्धिमान रहे, है कि नहीं, वो तो इंटरनल मैटर एक दूसरे के लिए जरूरी है नहीं, गलत ही है, तो वो ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि हम फ्रेश एनर्जी तो ले नहीं रहे, और जो गलत है, जो एक्सेल कर रहे हैं वही गहरे तक ठूस रहे हैं। इस वजह से थकान हो रही है, सुबह नींद तो खुलती है लेकिन फ्रेशनेस नहीं रहता है, रोग बढ़ते जाते हैं, और लोग कहते कि अरे ये तो बड़ा सज्जन आदमी है, हाँ ये बिल्कुल कोई ऐसा वैसा चीज खाता पीता नहीं है, ढंग से बात करता है, सबको कोऑपरेट करता है, बड़ा प्यारा है, बड़ा हंसमुख है, लेकिन क्या रोग हो गया? भाई रोग होने के लिए पार्श्वता तो अपने घर में बना के रखी है, हर रोज पोस रहे हैं उसको, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं, इस वजह से वहां पर सफोकेशन हो रहा है। और कुछ लोग तो इससे भी एकदम बढ़के होते हैं, मुंह से ओढ़ के सो जाते हैं, पहली सांस से जो छोड़ेंगे वही अंदर लेके वापस ऐसे रहते हैं। तो बड़ी विकृति होती है ये। चाहे जितनी ठंडी हो, ठंड चाहे जितना हो, इतना खुला छोड़ के बाकी पैक करके सो जाओ, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, फ्रेश एयर आनी चाहिए, जानी चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो ये क्रॉस वेंटिलेशन अगर नहीं है ना,
तो सब गड़बड़ी है। हम वहां पर सफोकेशन नहीं क्रिएट नहीं, फिर बना बनाया घर है तो क्या? उसमें क्रॉस वेंटिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, हम एग्जॉस्ट फैन सेट कर सकते हैं, अच्छा, एग्जॉस्ट सिस्टम लगा सकते हैं, ठीक है नहीं? समझो एक रूम है, बेडरूम है, उसको दोनों तीनों बाजू पैक है, एक बाजू से डोर है वो तो बंद हो जाएगा, दूसरी बाजू से खिड़की है, तो खिड़की समझो इस दिशा में है तो वहां से एग्जॉस्ट फैन लगेगा, डक्टिंग होकर इस साइड में निकलेगा, उसको आप नीचे से मेश लगा के क्लोज कर लीजिए। जब भी सो रहे स्लो लो नॉइस वाला, नो नॉइस वाला, स्लो आरपीएम वाला भी आप एग्जॉस्ट फैन अगर चला दो, ऑन कर दो रात भर, तो क्या करेगा ना, इसी खिड़की से हवा, यहाँ से हवा खींचेगा, वहां से बाहर फेंकेगा ना, सोर्स तो ये आने के लिए, तो ये सर्कुलेशन क्रिएट हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा। फिर क्या होगा ना, जो आप एक्सेल कर रहे हैं वो बाहर निकल जाएगा, फ्रेश अंदर आएगा, ये चलने लगेगा। तो इस ढंग से आप एग्जॉस्ट सिस्टम्स अगर घर में इंस्टॉल करते हो तो फ्रेश रहेगा। ऐसे कई सारे उपचार हैं। जैसे हम कहते हैं आमतौर पर, क्या आपको एक मजे की बात बता दे, लोग हमारी तरफ आते पूछते कि भैया वो जो घर है ना सर, वो जो घर है ना उसमें नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट में यानी नृत्य कोने में उसका एंट्रेंस है, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया और नॉर्थ ईस्ट वाला ले लिया, ईशान कोने वाला ले लिया, वो तो बड़ा शुभ होता है, उत्तर वाला ले लिया है ना, पूर्व वाला ले लिया। लेकिन कई बार ऐसा देखा जहाँ ग्रुप हाउसिंग है ना, वहाँ क्या ग्रुप हाउसिंग यानी हाउसिंग अपार्टमेंट्स है, समझो एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स अगर है और निरुक्त कोने में अगर उसका एंट्रेंस है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि उसका ईस्ट और नॉर्थ खुला होता है, विंडोज बालकनी सारी ईस्ट और नॉर्थ में आते हैं उसके मैक्सिमम, या तो नॉर्थ और वेस्ट में आती है उसकी। जब नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ओपनिंग है तो ईस्ट और नॉर्थ में उसके ओपनिंग आते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है, तो लोग वो छोड़ देते हैं सिर्फ एंट्रेंस की वजह से। और जबकि वहां पर अपार्टमेंट्स में जो आपका एंट्रेंस है ना, वहां पर डायरेक्ट हीट लाइट कभी आता नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट आता नहीं है, डायरेक्ट हीट आती नहीं है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। और ऐसे कई उपचार है जिनके चलते हम उन चीजों को, अगर कुछ गलत आता भी है तो उसको हम रोक सकते हैं और बहुत बढ़िया से अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने उपचार की बात की, रिमेडीज की बात की, तो ऐसे कुछ फिक्स्ड उपचार या फिक्स्ड रिमेडीज होते हैं क्या कि जो हर किसी के घर में कर सकता है? कोई उसके लिए दिशा चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी की पर्सनल कुंडली चेक करने की जरूरत नहीं है, वो बस घर में रखे या यूज करे या इम्प्लीमेंट करे और उनको फायदा हो वास्तुशास्त्र का? 2-3 चीजें आप ध्यान में रखिए, मोटा मोटी तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे हमने पहले था हॉट और नॉर्थ, हॉट और कूल 2 पार्ट हो, हॉट में वो वाली एक्टिविटी हॉट वाली, नॉर्थ में कूल वाली एक्टिविटी, वो आप अरेंज करने का प्रयास करें, वो सबसे बड़ा बैलेंस है। दूसरी बात, कैसे कैसे करें? जैसे पता ना कि हॉट सेक्शन में आप किचन, डाइनिंग, बेडरूम, स्टोर वगैरह वाली चीजें करिए, और नॉर्थ वाला जो कूल है ना मुझे क्या कहना है, ये तो फिक्स है। हाँ नहीं तो अब बता रहे ना एक एक चीज, तो नॉर्थ में वाली एक्टिविटी करिए, ये बात। दूसरा बात, घर में लाइट, हीट और विंड, इनका सर्कुलेशन सही होना चाहिए। अगर नहीं है तो करा लीजिए, सर्कुलेशन करा लीजिए, आप आर्टिफिशियली उसको क्रिएट कर लीजिए। फिर आप एंट्रेंस करते हो, दूसरे रूम में जाते हो, तीसरे रूम में जाते हो, तो जो आपका पैसेज है ना, पासवे जो है ना, उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स ना हो। जैसे आप इस रूम से उस रूम में जा रहे, एंट्री कर रहे हैं घर में, और अलग वाली पीछे वाले रूम में, किचन की तरफ, बेडरूम की तरफ जा रहे हो, और बीच में आपने बड़ा सा ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया, आपको ऐसे घूम के जाना पड़ रहा है, वो ना हो, वो एग्जैक्ट उसको अपना अपना बाइफरकेशन कर दो, उसका वे स्ट्रेट में रखिए, वो करिए, एक चीज। दूसरा, अगर गलत जगह पर आपका टॉयलेट्स आता है, तो टॉयलेट में आप जो समुद्री नमक रहता है, मोटा नमक, वो रखिए, हर 15 दिन में उसको चेंज कर दीजिए, वो नेगेटिव एक्सेप्ट होता है। और फिर वो नमक चेंज करने के बाद कहाँ डालना चाहिए? टॉयलेट में डाल दीजिए। नमक जो है ना, वो अर्थिंग मटेरियल है, नेगेटिविटी और जड़ता को सकअप कर देता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, उससे हो जाएगा। हाँ, एक बात आपको खास तौर पर बता दें कि किचन, टॉयलेट्स और बेडरूम, इनके लिए ज्यादातर लोग यही निकले करते हैं। जैसे हमने बेडरूम की बात बता दी कि वहाँ क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है, वो एक बात। किचन में भी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है बहुत बार। किचन में कुछ भी पकता है ना, तो उसकी सुगंध जो है पूरे घर में फैल जाती है। कोई एंट्री कर ले घर में तो पता चलता है आज क्या पका हुआ है ना।
और वो पता चलने से क्या होता है, तो फेमिलियर स्मेल है, राइट, तो आपको पता चलता है, और वो टेम्पटेशन अगर होता है खाने का, तो उससे रिलेटेड सारे डाइजेस्टिव सिक्रेशंस अपने स्टमक में आना शुरू हो जाते हैं, और वो सारे स्त्राव जो है ना पेट में अपने 50 to 55 मिनट तक स्टे करते हैं, और 50 to 55 मिनट वहां पर स्टे किए, हाँ, उसके बाद तब तक उनको खाने के लिए वो चीज नहीं मिलती है, तो बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, जबकि वो डाइजेशन के लिए, बॉडी की अदर एक्टिविटीज के लिए नहीं है, फिर बॉडी में अलग जगह स्प्रेड होते हैं, वहां पर वो अलग गलत इफेक्ट पैदा करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये जो हम जो भी घर में खाना बनाने वाले होते हैं, हाउसवाइफ होते हैं, वो जब खाना बनाने का उन्होंने जो बनाया होता है उसका सुगंध आता है और सब बोलते हैं बहुत अच्छा सुगंध है, तो उनको जो अच्छा लगता है ये बात गलत है, वो तो नहीं आना चाहिए किचन के नहीं, वो एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। हाँ, एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। अग्नेय में ये भी चीज है कि जैसे आमतौर पर पश्चिम से हवा, ये जो जहाँ से ये ग्रंथ प्रकाशित हुए ना, वहाँ के मनीष महर्षि जो है, जो वहाँ के क्या कहेंगे, जो ज्ञाता लोग थे शास्त्र के, उन्होंने जो भी रिसर्च किया अपने जीवन काल में, जो भी पाया है, अभ्यास किया उसका, उसमें उस प्रदेश में सूरज का जो आना जाना है, ठंडी और गर्मी का जो प्रभाव है वहां का, और ब्रीजिंग डायरेक्शन जो है, हवा के जो डायरेक्शन है, किस ढंग से चलते हैं मोटा मोटी, और फिर उस प्रदेश की जरूरतें क्या है, उन लोगों की मानसिकता और उनके जीने के तरीके कैसे, स्टाइल के, लाइफस्टाइल कैसे, इन सबको देखते हुए उन्होंने वहां पर उनके लिए जरूरी फॉर्म में एक संरचना की है, किताब लिखी है, राइटअप किया है, वो ग्रंथ वहां का एक मान्यता प्राप्त ग्रंथ है। दूसरे प्रदेश में वैसे के वैसे चलेगा, जरूरी नहीं। आप अगर साउथ का कोई ग्रंथ ले लो, आप मयमतम ले लो, विश्वकर्मा प्रकाश लीजिए, या तो आप और भी कोई मनुष्यालय चंद्रिका लीजिए, या तो और भी कुछ भी लीजिए, ऐसे तो इन ग्रंथों को अगर आप, ये मान्यता प्राप्त ग्रंथ है, लेकिन इन ग्रंथों को देखते हुए, मानसार लीजिए, तो इनको देखते हुए आपको पता चलेगा कि कुछ बातें एक दूसरे में कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो क्या लोग गलत थे? नहीं, जिस प्रदेश में उन्होंने अभ्यास किया, जिस प्रदेश के लिए वो लिखा गया है, उस प्रदेश में वो बिल्कुल सही था। वहां की भौगोलिक रचनाएं, वहां के वातावरण के परिणाम, वहां की जीवन पद्धतियां, उनकी जरूरतें, उनके अनुसार वहां पर वो लिखा गया है। हाँ, तो है, तो हम इन बेसिक चीजों को, हीट लाइट विंड को, अगर इन कुछ चीजों को ध्यान में रखें, तो ये चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो सकती है। पहली बात में से एक बात जो छूट गई है अभी किचन के बाद में, तो किचन में एग्जॉस्ट सिस्टम अगर आपका सही ढंग से हो तो बाहर निकल जाएगा और वो ठीक रहेगा। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, लोग इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। जैसे टॉयलेट्स होते हैं, बाथरूम होते हैं, हाँ, उसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है यूजुअली, उसमें एग्जॉस्ट फैन तो लगा होता है, लेकिन उसके नजदीक में लूअर्स वाले विंडो रहती है, ग्लास लूअर्स लगे रहते हैं ना, तो एग्जॉस्ट फैन जब चलेगा तो उसके लिए नियरेस्ट सोर्स कौन सा है? लूअर्स, वहीं के वही बाहर फेंकेगा, है ना। जबकि वहां लूअर्स बंद होने चाहिए, वहां पर सिर्फ एग्जॉस्ट फैन शुरू होना चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन में जो दरवाजा है बाथरूम का, उसके बॉटम में वहां पर लूअर्स होने चाहिए। और वो दरवाजा अगर रूम में आता हो तो भी उधर से हवा खींचेगा, इधर बाहर फेंकेगा, क्योंकि बाथरूम में जो है, बाथरूम में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, राइट। जब आप नहाते हो तो क्या होता है ना, सर से कंधों से जब पानी गिरता है तो आपका ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है, फास्ट हो जाता है, होता है, तो वहां ह्यूमिडिटी बनी हुई है। और फिर आप ठंडी के दिनों में गर्म पानी लेते हैं तो वहां स्टीम भी है, ह्यूमिडिटी, स्टीम बहुत ज्यादा है और ब्रीदिंग रेट हाई हुआ है, तो आप जो एक्सहेल कर रहे हैं वो ह्यूमिडिटी के साथ, वो स्टीम के साथ अंदर ठूस रहे हो, समझ रहे? ये बहुत ज्यादा गलत है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपका दरवाजा है बाथरूम का, उसमें लूअर्स लगे हुए हैं और वहां एग्जॉस्ट फैन चलता है, बाजू के लूअर्स और खिड़की बंद है, तो क्या वो फैन कहां से हवा खींचेगा? यहाँ नीचे से, और ह्यूमिडिटी कहाँ है? नीचे के स्तर पर है, तो खींच के बाहर फेंक देगा, तो वहां एकदम क्लियर रहेगा सारा वातावरण, है ना, हाइजीनिक रहेगा। तो आप क्या होता है ना, जब ब्रीदिंग करते हो, जब वेंटिलेशन नहीं होता है वहां पर ब्रीदिंग करते हो, तो ये सारा आप अंदर ठूसते हो, तो आपका सारा ब्रीदिंग सिस्टम जो है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, लंग्स जो है, हार्ट, ब्रेन, इन पर आप प्रेशर ठूस रहे हो और आप एग्जॉस्ट हो रहे हो। नहाने के बाद फ्रेश होना चाहिए ना,
नहीं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जैसे आप नहाते हो और सारा बदन पोंछते तौलिया करते हो, है ना, फिर चेंज कर बाहर आ जाते हो बाथरूम से, तो जब बाहर आते दोबारा पसीना पसीना हो जाते हो, क्योंकि आप फ्रेश नहीं हो, आप एक्सर्ट हुए हो, एक्सर्शन हुआ आपका, आप थक चुके हो। आपने लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्रेन, हार्ट, इन पर प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। सिंपल सा टेस्ट है। आप अगर बाथरूम में कोई मिरर लगा दो ना, तो उसमें अगर आपको स्टीम लगी हुई दिखती है, आपका चेहरा ढंग से दिखाई देता है, हाँ, तो वेंटिलेशन क्लियर है। अगर नहीं दिखाई देता है तो वेंटिलेशन क्लियर नहीं है। अच्छा। सिंपल सा टेस्ट है कि नहीं। और फिर आपने कई बार ऐसे भी सुना होगा कि गांव में, घर में वगैरह, आजकल के घर में, पुराने जमाने गांव में बाथरूम बाहर रहते थे, 4 दीवारें थी, ऊपर से छत तो खुला रहता था, है ना, तो वहां दिक्कत नहीं होती थी। अब क्या होता है ना कि भाई सुबह का समय था, दादाजी नहाए और कपड़े ही चेंज कर रहे थे, बस नाश्ता करने बैठे, बस पूजा ही कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम हो गई। होता है? हाँ, होता है। तो उम्र के हिसाब से, हाँ, उनकी जो शारीरिक स्थिति जो अभी कमजोर हो चुकी है, उसमें इस चीज ने, जो बाथरूम की जो वेंटिलेशन है, उस चीज ने बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया है और उनकी क्षमताओं से परे हो गई, चीज कोलैप्स हो गए। वैसे जिन लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, जिन लोगों को समझो अस्थमैटिक प्रॉब्लम है वगैरह, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों के स्टैमिना और पेशेंस कम है, उन लोगों को और ज्यादा आग में तेल डालने जैसी चीज है ये। वहां पर वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। बेडरूम का और बाथरूम का तो बहुत जरूरी है ना। तो छोटी छोटी चीज है। शास्त्र को हमने माइथोलॉजी में नहीं लपेटना चाहिए। और ये साइंटिफिक लगता है, मतलब ये जिस वे से आपने बताया, हाँ, ये है ही। हाँ, क्योंकि माइथोलॉजी की जब बात आती है ना सर, तब थोड़ा सुपरस्टिशन समझ लगते हैं लोग। हाँ, और थोड़ा बिलीव करने को भी दिक्कत आती है। आजकल है। जो लोग आज के मॉडर्न साइंस में जो लोग पढ़े हैं, उनको समझने में दिक्कत आती है। यस। और उनका भी ठीक है, उनकी जगह पर। यस। इस ढंग से उनको किसी ने बताया नहीं, समझा नहीं, तो दिक्कत आनी स्वाभाविक है। जैसे कि आपने कहा कि नमक जड़ता शोष लेता है, इसलिए अगर टॉयलेट गलत जगह पे हो या बाथरूम, तो ऐसी जगह पे नमक रखना चाहिए, समुद्री नमक। ये बहुत सिंपल रिमेडी है, हर कोई कर सकता है। तो ऐसे और कुछ रिमेडीज है क्या कि जो हम कर सकते हैं, इजी है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, अगर हम करते हैं तो फायदा होगा? आप अपने घर के द्वार पर सुबह शाम अगर तिल का तेल हो या तो देसी गाय का घी, उसका दीपक एक आधा घंटे के लिए भी सूर्योदय सूर्यास्त के आसपास के समय में जलाते हैं, तो भी उस द्वार के गुणों की शुद्धि हो जाती है। अच्छा। बहुत बहुत ज्यादा। या तो फिर कुछ लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हमने इसके अनुभव पाए हुए हैं, जो बताने जा रहा हूँ इसके, कि आपने गोमूत्र अगर ले लिया बोतल में, थोड़ा सा ताजा गोबर, थोड़ा सा उसमें नमक, सेंधा नमक थोड़ा, और हल्दी पाउडर, ये डाल दिया, मिक्स कर लिया, और उस पर ढक्कन आता है स्प्रे वाला, वो लगा लिया, और डोर में अगर आपने दोनों कोनों में एक एक प्रिक वो कर दिया, या तो जो भी बाहर में खुलते हैं दरवाजे, खास तौर पर जहाँ लोगों दक्षिण में जो खुलते हैं खिड़की दरवाजे, उसके कोनों में अगर से मार दिया, तो आप कुछ दिनों के बाद देखिए कि आपको जो हार्मफुल रेस से जो भी तकलीफें झेलनी पड़ सकती है दुर्गुण दिशा के दक्षिण के, वो नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ, आप देखिए कि गांव में जहां पर भी ना लोग गोबर से घर को लेपते थे, है ना, पोखरण का उदाहरण देख लीजिए, वहां पर या तो फिर और कई जगह पे वहां पर गाय के गोबर से लेपते थे, वहां पर ना वो रेडिएशंस के, हार्मफुल रेडिएशंस के इफेक्ट ज्यादा नहीं आते। उसी चलकर ना एक रेमेडी है जो थोड़ा सा धार्मिक लगती है लोगों को, लेकिन एक्चुअली धार्मिक है नहीं, जो अग्निहोत्र है, जो सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त की जाती है। 5 मिनट का विधान है सिर्फ, उतना अगर आप करो सूर्योदय सूर्यास्त का, तो जो है ना जीवनी ऊर्जा पूरा 24 घंटे आपके घर में बनी रहे। और कहते हैं कि 3 महीने में 90% आपका टॉक्सिसिटी बेल्ट एकदम डाउन हो जाता है घर का, जो मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर, दोनों स्तर पर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ये होता है। अग्निहोत्र के फायदे तो हमें भी पता है, लेकिन वो जो टाइम है ना, वो फॉलो नहीं कर पाते। तो सुबह जल्दी जागने में दिक्कत
रहती है नहीं, लोगों को। और जाग भी जाए तो वो इतना टाइम 5 मिनट की बात है। नहीं, 5 मिनट तो निकाल पाते, लेकिन उसी टाइम वो करना होता है और ना। थोड़ा कम ज्यादा हो तो उसका असर तो आएगा कुछ ना कुछ, हम्म, लेकिन वो तो आएगा। या तो गोबर से बने हुए धूप रहते कुछ, वो धूप जला दो, यस, भाई 100% नहीं, कुछ मात्रा में तो आएगा असर, है कि नहीं? सच में वो आ सकता है। सच में। और फिर रेमेडीज की बात है तो फिर आपका अगर घर है, जमीन पर है घर आपका, बाजू से जगह खाली है, तो वहां पर हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं ढंग के, जिससे आपको अच्छा उपचार मिले। जैसे तुलसी का पौधा जो है ना, आप अपने घर के पूरब में या तो एंट्रेंस के लगकर, जहाँ एंट्रेंस जहाँ पर भी हो, हम तो कहेंगे दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, जहाँ पर भी एंट्रेंस हो आपका, एंट्रेंस को लगकर छोटा सा पौधा अगर है और वहाँ वो फल पोष पाता है तो लगा दीजिए। वहाँ पर थोड़ा भी सूरज की रोशनी वहाँ पर आती है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या तो फिर पूरब में तो लगा दीजिए। और हर सुबह शाम जब भी आते हैं घर में तो उसके संपर्क से अंदर जाते हो, आते हो, तो आप रिफ्रेश फील करोगे। एक जो भी तनाव है वो आपके घटेंगे वहाँ पर, वो है। या तो फिर पूरब में लगा दीजिए जहाँ पर वो अच्छे से पलेगा, बढ़ेगा। और सुबह जैसे नहाने के बाद में उसके पास थोड़ा रुकिए, 5 मिनट बैठिए, वहाँ ब्रीदिंग करिए लंबी गहरी, हो जाएगा। फेरे लगाने के लिए, चक्कर काटने के लिए आपको वहाँ जगह है नहीं तो बैठ तो सकते, ब्रीदिंग तो कर सकते हैं वहाँ बैठकर, है ना, वो अच्छे से हो जाएगा। शाम के वक्त आए, फ्रेश हाथ पैर धोए, वहाँ पर बैठ गए थोड़े 5 मिनट के लिए, मस्त हो जाएगा। वो कर सकते हैं। सर, हमने अगर बात की जिन क्रियाओं से हमें एनर्जी मिलती है, तो एक आता है नींद जी, जो हमने रूम कहाँ होनी चाहिए ये सब बात की। एक आता है फूड, हमने किचन की बात की जी। एक आता है हमारा जो ध्यान करते हैं हम, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, या कुछ भी भगवान का जो भी जिस भी वे से भगवान मन को स्टेबल रखने के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं। यस। और ये हम यूजुअली हमारे घर में जो मंदिर होता है वहां पे सब करते हैं। तो मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए जी। और कैसे होगा तो फिर जो मंदिर हमारे रेसिडेंस के मंदिर से हमें फायदा मिलना चाहिए वो मिलता है जी जी। मंदिर है ना, उसकी तरफ एक आस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं, है ना। और आमतौर पर धारणा है कि ईशान कोण में मंदिर होना लाभदायक होता है, अच्छा होता है ना। और ईशान कोण के लक्षण के आपको पहले ही बता दिए कि वहां पर कूल होता है, प्राइवेसी होती है ना, मन लगता है वहां पर, फोकस होता है मन। लेकिन अगर आपका ईशान कोण में अगर आपका घर का हॉल है, लिविंग रूम है, तो वहां तो चीजें नहीं होगी, है ना। तो जिस स्थान पर आपको कूलनेस, वो शांति, वो फोकस, कॉन्सेंट्रेशन मिले, ऐसी जगह पर आपका मंदिर आप बना लीजिए। पूर्व पश्चिम अगर उसका आप और भगवान का फेस रहता है तो ज्यादा बेहतर, वो करिए, ताकि वहां आप शांति से बैठे और अपनी श्रद्धा वहां पर समर्पित कर पाए, उस भाव से वहां बैठे। जब तक मन से जुड़ते ना तब तक एनर्जी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। एक बात को पक्का ध्यान में रखे चलिए कि आपकी ऊर्जा आपके विचारों के साथ, आपके मन के साथ चलती है। जो डिफॉल्ट एक्शन जो अंदर एक्टिविटी जो चलती है ना, जैसे डाइजेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, बाकी सारी चीज जो है ना वो चलती है। उसके अलावा आप जो बाहर जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपके विचारों के साथ आपकी ऊर्जा चलती है और वही मैनिफेस्ट करती है। तो ऐसा अगर है तो आपके मन का स्थिर होना, फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वहां की जरूरत है, वहां शांति हो, वहां कंपैरेटिवली ठंडा हो और फोकस रह सके हम। तो हम जहां अगर मंदिर के पास सामने बैठते हैं तो सामने से उग्र प्रकाश जो है ना, लाइट अपने चेहरे पे नहीं आनी चाहिए, खिड़की नहीं होनी चाहिए जिससे लाइट डायरेक्ट आपके सनलाइट आपके मुंह पर आता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइट की तरफ आपका मन जल्दी जाएगा ना, तो वहां कॉन्सेंट्रेशन फोकस नहीं हो पाएगा। और मूर्तियां जो है वहां पर, वो तो एक धातु है सिर्फ, लेकिन जब उस आस्था के साथ, भाव के साथ आप बैठते हैं और अपनी ऊर्जा वहां फोकस करते हैं तो आपकी ऊर्जा आप उस धातु में, उस मूर्ति में आप स्थापित कर रहे हो। और धीरे धीरे वो धातु है, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो धारण करते जाता है, धारण करते, उसका बन जाता है, उसका स्थान बन जाता है ऊर्जा का। वो स्थान बने ताकि जब भी आपको जरूरत हो आप फ्रेश होकर जहां बैठे 10 आंखें बंद कर लो, मस्तक टेक दो, तो उस ऊर्जा को आप अपने मन के स्तर पर कनेक्ट होकर आप ग्रहण कर सके या तो वहां पर भाव अपना प्रकट कर सके। ये चीजें हो सके, ये लेन देन जो है ना वो होनी चाहिए। जब आपका ईशान कोण अगर आपकी बैठक में आता है, हॉल में आता है और वहां रहता है तो वहां टीवी चलता है,
वहाँ बच्चे खेलते हैं, वहाँ आपकी चर्चा चलती है, अलग अलग मूड में आप रहते हो, लोग भी अलग अलग इंटेंशन से आते रहते हैं, वहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आप एक बाजू में वहाँ फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी बाजू में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये आपके जीवन के हर पहलू में आपको दिखाई देगी, आपकी सोच में, आपके डिसीजन में, आपके कर्म में, आपकी अचीवमेंट में, आपके रिलेशंस में, हर जगह दिखाई देगी। लेकिन इतना जबरदस्त वो चीज दिमाग में ठूसी बैठी है ना कि ईशान कोण में ही पूजा घर होना चाहिए, कि उसको हटा नहीं पा रहे लोग दिमाग से, और उसके फल ले रहे, गलत फल भी ले रहे। यस सर, हम जब शूटिंग से पहले डिस्कस कर रहे थे, तब आपने क्या कुछ बोला कि जैसे कि सपोज आपके घर के सामने एक रास्ता जाता है जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है और वन वे है, तो उस ट्रैफिक का भी एक कुछ क्या बोला था, परिणाम आता है, प्रभाव आता है, प्रभाव होगा कुछ, तो फील्ड बनेगा, ऐसे कुछ आप बोले, और वो भी आपके वास्तु की ऊर्जा को प्रभावित करेगा। जी। तो अभी हम ये तो चेंज नहीं कर सकते, अगर किसी के घर के बाजू में कोई नाला है, गंदा है, साफ नहीं किया जाता है, तो वो चेंज नहीं कर सकता, ना ही घर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे वास्तु के बाहर के सराउंडिंग में अगर कुछ गलत है, तो इसका क्या रेमेडी है? देखिए, कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं, है ना, अपने वातावरण को बदल सकते हैं। जैसे एक रास्ते की बात कही थी, जिसमें शूल भी कहते कि कोई रास्ता डेड एंड आपके वास्तु पर हिट कर रहा है, टकरा रहा है, टकरा के मुड़ के जाता है, तो टकरा मतलब एक्चुअल टक्कर नहीं होती, लेकिन वैसे इंटेंशन तो फ्लो तो रहता है ना, वो फ्लोइंग इफेक्ट तो आता है, टक्कर मारे वाला इफेक्ट तो आता है, व्हीकल तो टर्न होके चला जाएगा, लेकिन वो जो फ्लो का इफेक्ट है वो आएगा, वो टक्कर करेगा। तो वहां पर वो एक क्या कहते हैं, थर्स्ट, टक्कर वाला इफेक्ट वहां पर होता है, और फिर वो वहां पर अपना रूप दिखाने लगता है। तो ऐसी जगह पर आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं जो प्रभाव को एब्सॉर्ब करे और अर्थ कर दे। सिंपल सी ऐसी कुछ रेमेडी आप रख सकते हैं। जैसे कुछ पेड़ पौधे थे, जैसे रुक्सिन का, जिसको अघड़ा कहते हैं, अर्क कहते हैं संस्कृत में, जो हनुमान जी को जो पत्तों की माला चढ़ाते हैं ना, उसके सफेद फूल वाला जो एक रहता है, एक जो होता है कि जामुनी फूल वाला, और एक होता है सफेद फूल वाला ना, तो सफेद सेम ही होता है ना वो, तो नहीं, सफेद फूल वाला अलग पौधा होता है और जामुनी फूल वाला होता है। सफेद फूल वाला उसमें वो क्षमताएं है। अच्छा। हाँ, तो उस दिशा में आसपास में अगर आप दीवार पे अगर सामने से अगर उसको प्लांट कर दो, तो उसको एब्सॉर्ब करके अर्थ कर देता है। जैसे दक्षिण में आपके ओपनिंग ज्यादा है, या तो कोई खड्डा है, या तो फिर आपका एंट्रेंस मेन एंट्रेंस दक्षिण में है, और आपके पास जमीन है, जगह है, तो दक्षिण में स्पेसिफिक स्थान है, वो एक दक्षिण के मध्य से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ में, वहां पर अगर आप होली फिग, जिसको औदुंबर, डूमर, या तो फिर अलग भाषा में और उम्बर भी कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है उसका, होली फिग ध्यान में रखें। तो उसका अगर प्लांट, अगर पेड़ वहां पौधा आप लगा देते हो और उसमें फल आना जब शुरू हो जाए, तो उसका फल आता है, तो वो उस दिशा की उस हार्मफुल एनर्जी को 100% एब्सॉर्ब करके वहां पर अर्थ कर देता है, बचाता है। कहते हैं कि होली फिग जो है ना, नृसिंह का जो अवतार हुआ था ना, उस वक्त उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी लैब पे से लेकर उसको फाड़ा, तो उसके नाखून से सारा उसका विष जो है उनमें चढ़ गया, दाह होने लगा शरीर में, है ना। उससे बचने के लिए जब शिवजी को प्रार्थना की गई, तो शिवजी तो अपने ध्यान साधना में थे, वहां से आ नहीं सके, बोले हम स्थान नहीं छोड़ेंगे, तो अपने स्वरूप में उन्होंने उस पौधे को वहां पर पृथ्वी पर भेजा, उस वृक्ष को पृथ्वी पर भेजा। ऐसी कहानी है। एक्चुअल उस पेड़ का मेडिसिन कैरेक्टर ऐसा है कि वो किसी भी अतिरिक्त को एब्सॉर्ब कर लेता है और अर्थ कर देता है। तो उसको बताया कि हिरण्यकश्यप को फाड़ने के बाद में नरसिंह जो है ना, वो अपने नाखून उस पेड़ में घुसा कैसे ठूस के रख दे, तो सारा विष खींचा जाएगा और विष्णु जी वहां से मुक्त हो गए विष से। कितना सुंदर है अपना माइथोलॉजिकल स्टोरी, मतलब ऐसे ही एक स्टोरी से कितना बड़ा साइंटिफिक। तो हमने कई जगह पर ऐसे पाया है ना कि जहाँ पर लोग परेशान थे, कुछ भी नहीं कर पाते वहां पे, और उनके पास जगह है दक्षिण में, तो उस जगह पर उन्होंने वो पेड़ लगाया और उसपे फल जब आना शुरू हुआ, तो वो जो भी करते उसका सही रिजल्ट आने लगा। जो पहले नहीं था, तो बहुत सारी दिक्कतें भी नष्ट हो गई, और लोग वहां से मस्त ग्रो होके निकले बाहर में, बहुत बढ़िया हो गया उनका। ये है।
ऐसे हर एक पौधे का ना अपना एक मेडिसिन कैरेक्टर है, बहुत लाभ करता है। जैसे हम देखते हैं कि आम के पत्ते जो है ना, शुभ मंगल अवसर पर ना हम उसके वो एक बनाते हैं और वो दरवाजे में लगाते हैं। हाँ, उसकी गंध जो है ना वो हमको ज्यादा उत्साहित बनाती है, उत्साह निर्माण करने के लिए। तो वो हम घर के द्वार से जब अंदर आते हैं ना, तब वो उस गंध से युक्त होकर आते हैं, तो वो एक उत्साह आता है, फिर उत्सव का वातावरण बनता है, सेलिब्रेशन का। हाँ, तो हमारे जीवन में जो भी ग्लानि है उसको छोड़कर उत्साहपूर्वक वातावरण में जाने के लिए वो जरूरी है। तो आम और उसके जैसे अशोका जो है ना, उसके पेड़ जो है अपने कैंपस में हो चाहिए। यूजुअली अपना जो दक्षिण पूर्व कोना होता है, अग्नि कोना और दक्षिण साइड में, वहां पर अगर ये पौधे हैं तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। जैसे तुलसी के बारे में बताया, आपका वायव्य कोण जो है नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट अगर आपका ओपन है ज्यादा, डैमेज ज्यादा, अस्थिरता ज्यादा है मन में लोगों के, या तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा चल रहे हैं लोगों में, अंदर के लोगों में, बाहर के लोगों में, तो उस कोने में आप तुलसी और पुदीना दोनों की कॉम्बिनेशन सेट कर दो। अच्छा। हाँ, तो उससे वो मन की अस्थिरता कम हो जाएगी, रियलिटी में आ जाएंगे लोग। एक तो अस्थिरता रहती है, तो भ्रम में, जैसे इल्यूजन्स में फंसते हैं। हाँ, जैसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी की भाषा में राहु का प्रभाव, तो वहां पर आप तुलसी और पुदीना दोनों के प्लांट बहुत सारे लगा दो, जिसकी हवा के साथ अंदर गंध आ जाए, तो वो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हम रिलीफ पा सकते हैं। ऐसे कई सारे पेड़ पौधे हैं, जो छोटी छोटी पत्ते वाले, बहुत छोटे छोटे पत्ते वाले पेड़ जो है, जैसे इमली है, या तो सहजन जिसको मोरिंगा कहते हैं हम ना, है ना, तो वो है ड्रमस्टिक, और गुलमोहर जो होता है, छोटे पत्ते वाली ये प्लांट्स, ये जो प्लांट है ना, ये आसपास के वातावरण की जीवनी शक्ति को बहुत बड़ी मात्रा में खींच लेते हैं, सकअप कर लेते हैं। हाँ, फिर कहते कि अपने कैंपस में नहीं होने चाहिए पेड़। हाँ, गांव में तो लोग बोलते हैं ना कि रात को इमली के पेड़ के नीचे अगर आप पेशाब को जाओ ना तो भूत पकड़ता है, बोले। हाँ, सच में एक्चुअली क्या होता है, रात को हम नींद में रहते, हम सजगता पूर्वक नहीं होते हैं। हाँ। और वहां जाए तो फिर क्या होता है ना कि अपने बॉडी का ग्राउंड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और वो रात के समय वो अपने पीक पर रहता है, वो खींचने के, तो उस सब वो जीवनी एनर्जी आसपास के वातावरण खींचते हैं, ऐसे मनुष्य से भी खींचते हैं, ह्यूमन बीइंग से पूरा खींच लेते हैं, सकअप कर लेते हैं, और वो ग्लानि में चला जाता है, और वो ग्लानि उसको अपने कंट्रोल में नहीं रखती है। इस वजह से जो बिहेव करता है ना वो, तो बोलते कि बाधा हो गई है। हाँ, सच में। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ना इस ढंग के, वो अपने कैंपस से थोड़ा दूर ही हो, तो एक सेफ डिस्टेंस पर, एक 20-25 फीट से दूर हो, तो वो ठीक रहता है। ये हमने बात की रेसिडेंशियल एरिया की, घर की। अभी किसी का ऑफिस होता है, शॉप होता है, इंडस्ट्री होता है, तो इसके लिए सिंपल वास्तु रेमेडीज क्या है? हम उसका वॉल्स चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं, यहाँ क्या करें? जी, तो जो त्रिसूत्री है ना, हवा, अग्नि, प्रकाश और हवा, इन तीनों को मेंटेन करिए वहां पे, सबसे पहली बात। बाद में आपका जो कैंपस है वहां का, उसका पर्पस क्या है उसको देखिए। जो भी कैंपस है उसका पर्पस क्या है वो आप देखिए। हर एक कैंपस का पर्पस अलग है। आपके पास ऑफिस है तो आपका वहां पर कंसल्टेशन होगा, वहां पर लेन देन होगी, वहां पर आपका शॉप है तो ट्रेडिंग होगा, है ना, अलग अलग इंटेंशन अलग है, वहां का पर्पस अलग अलग है। इंडस्ट्री भी है तो कहीं मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कहीं स्टील वर्क होगा, कहीं फूड प्रोडक्शन होगा, है कि नहीं। तो जैसे वो वहां पर एक्टिविटी है उसके हिसाब से उसको आपको देखना होगा। जैसे आप देखते हैं कि फूड इंडस्ट्री अगर है तो वहां पर आपको हाइजीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, वेंटिलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, और वो भी कॉम्पैक्ट नहीं है, और फर्मेंटेशन उसमें प्रधान है, तो वहां पर हीट की भी जरूरत है। वहां पर साउथ एंट्रेंस चल सकता है, साउथ का प्रभाव चल सकता है वहां पर। ऐसे जो कपड़े डाई करते हैं वगैरह, डाइंग, कलरिंग डाइंग, उसमें साउथ का प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छे से चलता है। जैसे आपके इंटेलेक्चुअल कैंपसेस है, कंसल्टेशन है, तो आप कूल एरिया को पकड़िए, कूल एंट्रेंस को पकड़िए, नॉर्थ या तो नॉर्थ ईस्ट या तो ईस्ट वाला पकड़िए। स्कूल्स अगर आपके हैं, स्कूल बिल्डिंग है एक कैंपस में और बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो आपको सी शेप में ले लीजिए, नॉर्थ फेसिंग सी, ऐसे सी जो बनेगा ना वो नॉर्थ को फेस करेगा, तो आप उस
वातावरण को अपने अंदर ज्यादा मात्रा में ले रहे हो। नहीं, और अगर ये बना बनाया है जी तो क्या करें? ऐसे क्या पेड़ लगाए या क्या, जैसे हाँ, ये सिंपल देखो रेमेडी? वेजिटेशन आपको, लेकिन आपको शॉप्स है तो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में आप पेड़ नहीं लगा सकते हो, हाँ। है ना। तो वहां पर सिंपल इतना देखिए कि वहां पर एयर लाइट विंड जो है ना, हीट लाइट विंड, इसका बैलेंस आप देखिए, अच्छे से देखिए, है ना। और फिर वहां पर ब्लॉक है, फिर भी वहां पर किसी एरिया में गर्म हो रहा है ज्यादा, किसी एरिया में ठंडा हो रहा है, उस प्रभाव को देखिए ऊर्जा के, उसके अनुसार सारी रचनाएं कर लीजिए, काम हो जाएगा। बहुत सिंपल है। हाँ, लेकिन हम फार्मूला को पकड़े रखते हैं, जड़ को नहीं पकड़ते। जड़ को पकड़िए और उसको समझिए। आपको एक बात बताए कि साउथ हेमिस्फीयर में एक आइलैंड था जहां पर एक इंडस्ट्री थी, तो वहां का एक केस था। तो उसमें वो आइलैंड पर ऐसा कि जमैका वगैरह के उस साइड में, जिसमें हाफ ऑफ साउथ जो पार्ट है ना उसका, उसमें टार वगैरह वो ज्यादा था। हाँ, और नॉर्थ पार्ट जो था वो प्लेन लैंड थी, वहां पर इंडस्ट्रीज थी। अब क्या होता है, साउथ हेमिस्फीयर में होने से ना नॉर्थ उनका ज्यादा गर्म होता है ना, ट्रॉपिक सेमी ट्रॉपिक में आता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है नॉर्थ। फिर जैसे दिन की गर्मी बढ़ती है तो टार गर्म होने लगता है, फिर दोपहर के 1:30-2 बजे के बाद में देर रात तक वो गर्म ही रहता है। दोनों बाजू से गर्मी चलती है और ब्रीजिंग डायरेक्शन ऐसे एकदम एट रैंडम है, कभी इस ढंग से चलेगा, दोपहर में उस ढंग से, शाम को उस ढंग से चलेगा। तो ऐसी जगह पर ये मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो ऐसी जगह पर आप ब्रीजिंग डायरेक्शन देखकर फिर उसको मेंटेन करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। और फिर आपको एक बात बता दें कि ये जो बताया ये फार्मूला नहीं है, सिर्फ ये बार बार बता रहे हैं। किसी फ्लैट में हो, किसी रो हाउस में हो, या तो किसी और ग्रुप हाउसिंग में आप जा रहे हो, तो वहां पर ना आपकी कोई दिशा जो है, 1 या 2 दिशा ब्लॉक रहेगी टोटली। उसकी भी आपके जीवन में आपको जरूरत है। हाँ, तो उसको फुलफिल करने के लिए आप क्या कर सकते वो देखिए, और इस तरीके को उस ढंग से अरेंज करिए, तो आपको रिलीफ देगी। हाँ, और फिर वो जो है आप और एक अलग पैटर्न बताते हैं। आप जैसे ईस्ट कोस्ट में जाते हो, जैसे वेस्ट बंगाल से नीचे की तरफ जाते हो, तो उनके ईस्टर्न साइड में समुद्र है, और वेस्ट कोस्ट में आते हैं उनके वेस्ट साइड से समुद्र है ना। तो जो लो प्रेशर बेल्ट है अलग अलग जगह बनेगा। आप नीचे जाते हो तमिलनाडु के एकदम कोने में, तो वहां तीनों बाजू से समुद्र है, वहां और भी अलग चीज होगी। आप अगर राजस्थान में जाते हो, बाड़मेर वगैरह साइड में, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर वगैरह साइड में, तो वहां रेत ही रेत है, वहां और अलग कंडीशंस है। और कहीं आपको ऐसे भी स्थान मिलेगा जो ऊंचाई पर है, ठंडा है, उसी में आप हिल के इस साइड में है कि उस साइड में है, वो भी मैटर करेगा। है कि नहीं। आप नदी के किस छोर पर हो, किस कोने किनारे पर हो, दक्षिण में हो, उत्तर में हो, हाँ, वो भी मैटर करेगा, है ना। आप एक ही शहर में रहते हो, हाँ, बड़ा लेक है, लेकिन लेक आपकी कौन सी दिशा में आ रहा, तो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट आपको कहाँ से आएगा, है कि नहीं। और ठंडापन जो उसका इफेक्ट कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें बदलती रहती है। तो आप बेसिक को पकड़िए, आप दिशाओं को पकड़ने से नहीं होगा। दिशा है तो दिशा है, फिक्स है। सूरज आता है जाता है, उसने अपना पाथ फिक्स कर लिया, उसकी दिशा फिक्स हो गई है, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट, उसकी दिशा फिक्स हो चुकी है, वो अपने हाथ में नहीं है, वो नेचर है, वो वैसा का वैसे है, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन सराउंडिंग की वजह से उसका प्रमाण कम ज्यादा होगा। मतलब आपको कहना है कि वास्तु के जो रूल्स है, जो नियम है, जो फॉर्मूलाज है, वो प्रदेश बदलेगा तो ये बदलेगा। जी बिल्कुल बदलेगा, बदलना ही चाहिए। यस। जैसे आपको पहले बता कि यूरोपियन आर्किटेक्चर इंडिया में नहीं चलेगा। यस। और साउथ में तो बिल्कुल, यानी दक्षिण अमेरिका में जो है, वेस्ट इंडीज में या तो फिर ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आपके बोलने से मैं ये भी मुझे लगता है कि वास्तु का जो ज्ञान है, विज्ञान है, ये सूरज की उगने और ढलने पे डिपेंड है। हाँ, ज्यादातर बाकी भी एस्पेक्ट है। जैसे आपके घर के जैसे सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में आता है, लेकिन आपके पूरब में अगर रास्ता जा रहा है, हेवी ट्रैफिक वाला रोड है, वो तो उत्तर दक्षिण चल रहा है। यस।
और वो वन में है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक चल रहा है, तो वो भी एक एनर्जी बेल्ट एस्टेब्लिश होगा। जैसे सूरज का पूरब से पश्चिम तक हो गया है, वैसे ये दक्षिण से उत्तर की दिशा में एक सेट हो गया है, वो भी एनर्जी बेल्ट है। तो फिर ये दोनों एनर्जी बेल्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, उसका भी इफेक्ट आपको काउंट करना होगा। सूरज दूर है, ये नजदीक है, लेकिन सूरज ज्यादा प्रभावी है, वो भी है और ये भी है। अब कुछ मात्रा में इसका भी प्रभाव आएगा ही, लेकिन वो बोथ वे रास्ता है, तो एक दूसरे को क्लैश करेगा वहां पे। हाँ, तो फिर क्या होगा ना कि रास्ते के उस बाजू की एक्टिविटी इस बाजू को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हाँ, सेपरेशन बन जाएगी। वैसे भी वन वे है तो भी वो सेपरेशन तो बन ही जाता है ना। हाई टेंशन लाइन जो है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर आपको नहीं चाहिए, उसका कुछ फील्ड है, वो कितना केवी का लाइन जा रहा है उस पर डिपेंड है कि उसका एनर्जी फील्ड कितना है। हाँ, जैसे घरों पे जो है कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में ना अपनी बिल्डिंग में वो सेलफोन का टावर बना देते हैं, और हमने पाया है कई जगह पर पाया ऐसे कि वहां की बिल्डिंग में लोग बहुत स्ट्रेसफुल है, अच्छा, क्रॉनिक डिसीज से पीड़ित है, क्रॉनिक डिसीज उससे पीड़ित है बहुत ज्यादा लोग। वहां पर जो हमने बताया ना कि गोमूत्र वाला वो जो फार्मूला है, वो लोग जिन घरों में हमें पता है कि आप अग्निहोत्र करिए, ये करिए, बाकी जो कुछ रेमेडीज है वो कराए, उन लोगों को अच्छा रिलीफ है, बहुत अच्छा रिलीफ है। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे सभी व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल और टेक्निकल भाषा में वास्तुशास्त्र को डिकोड किया। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। ये तो हमारे लिए भी एक मौका था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम सच्ची बात पहुंचाए। वरना लोग कहीं सुनी बातों को लेकर ना बहुत उलझ चुके हैं। कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज है, कुछ लोग उसको सुपरस्टिशन मान रहे हैं और छोड़ दिया है, जबकि ये चीज सही है, उपयुक्त है और हम आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं। नहीं, और जिस भाषा में सर आपने बताया, ये सुनने के बाद कोई इसको सुपरस्टिशन मानेगा नहीं। ये बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू।